नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा ऑर्गन इंडिया से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस स्पेशल फेसबुक लाइव सेशन में। आज वर्ल्ड डायबिटीज डे है और इस मौके पर हम आज बात करने जा रहे हैं हमारे मेहमान डॉक्टर सोमनाथ रघुवंशी जी से, जो कि एक डायबिटीज केयर के एक्सपर्ट हैं और एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर सोमनाथ रघुवंशी जी देश के अग्रणी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट में से एक हैं, जिनका 11 से अधिक वर्षों का अनुभव उन्हें इस क्षेत्र में प्रमुख विशेषज्ञ बनाता है। डॉक्टर रघुवंशी एंडोक्राइन सोसाइटी, ईएसआई, आरएसएसडीआई, ईडीए और आईएमए जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सक्रिय सदस्य हैं और उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें कई सम्मान मिल चुके हैं, जिनमें से आरएसएसडीआई यूएसवाई इनोवेशन अवार्ड 2024 और प्रतिष्ठित बीसी रॉय अवार्ड विनर के रनर में भी ये शामिल हैं। इसके साथ ही वो एंडो रीनल स्टेट कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और पीएचएफआई स्टेट फैकल्टी नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डेविडसन डेविडसन्स एंडोक्राइन एंड डायबिटीज पुस्तक के हिंदी ट्रांसलेटर भी ये रह चुके हैं और प्रूफ रीडर भी हैं। तो आइए हम ज्यादा देर ना करते हुए आज के विषय पर बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आज वर्ल्ड डायबिटीज डे है। तो वर्ल्ड डायबिटीज डे एक बहुत महत्वपूर्ण दिन के रूप में मनाया जाता है, ताकि डायबिटीज या फिर जिसे हम हिंदी में मधुमेह भी कहते हैं, इस रोग पर जागरूकता हम बढ़ा सकें और लोगों की जो मिथ्स हैं, मिसकॉन्सेप्शंस हैं इस रोग को लेकर, इस बीमारी को लेकर या फिर इससे होने वाले प्रभावों को लेकर, उस पर हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सकें, ताकि वो इससे अपने आप को बचा सकें। तो चलिए बात करते हैं। डॉक्टर रघुवंशी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राहुल, डॉक्टर सौरभ, सॉरी। जी, कोई बात नहीं। सर, तो जैसा आज का हमारा जो विषय है, मैं सबसे पहले उसी पे सवाल पूछना चाहता हूँ कि वैसे तो हम सभी जानते हैं कि डायबिटीज़ क्या होता है, फिर भी एक छोटा-सा इंट्रो मैं आपसे जानना चाहूँगा हमारे श्रोताओं के लिए कि सबसे सरल लैंग्वेज में अगर आप डायबिटीज़ उन्हें समझा सकते हैं, तो डायबिटीज़ होता क्या है और इंडिया में ये इतना कॉमन क्यों हो गया है? इतना रोज़मर्रा की चीज़ में सुनने में आ गया है, इतना नॉर्मलाइज़ हो गया है डायबिटीज़? डायबिटीज अगर बात करें सामान्य लैंग्वेज में, कॉमन भाषा में, तो डायबिटीज का मतलब होता है आपके रक्त में या ब्लड में शुगर की मात्रा का बढ़ जाना। कितनी मात्रा होती है? खाली पेट में आपकी शुगर 126 से ज़्यादा, या खाना खाने के बाद आपकी 200 से ज़्यादा हो सकती है 2 घंटे के बाद, या फिर आपको शुगर के लक्षण है और आपकी शुगर 200 से ज़्यादा है, जैसे कि बहुत ज़्यादा प्यास लगती है किसी को, बार बार यूरिनेशन या बार बार पेशाब जाना पड़ता है, घाव नहीं भरता है, अचानक से आपके हाथ पैरों में झुंझुनी होने लगती है, जलन होने लगती है, या आपको चिड़चिड़ापन लगता है, थकावट बनी रहती है। ये डायबिटीज़ के सामान्य लक्षण हैं, ये कॉमन लक्षण हैं। यदि आपको ये लक्षण है तो आप आपके शुगर की जांच कराएं। हो सकता है आपको डायबिटीज़ हो। और सिंपल भाषा में बोलेंगे कि शुगर का ब्लड में बढ़ जाना ही डायबिटीज़ कहलाता है, जो कि निरंतर बढ़ा रहता है। सर, जैसा आपने शुगर वर्ड का यूज किया, तो मेरा अगला सवाल इसी पे रहने वाला था कि लोग समझते हैं कि मीठा खाने से एनर्जी मिलती है, पर डायबिटीज में ये एनर्जी एक श्राप की तरह होती है। तो इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि ये प्रोसेस क्या होती है? मतलब पुराने जमाने में तो बोलते थे हम जितना ज्यादा खाएंगे हमें उतनी ताकत आएगी, हम उतने बलवान होंगे, हम उतना ज्यादा काम कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर डायबिटीज का कॉन्सेप्ट समझे तो बिल्कुल उल्टा समझ में आ रहा है। तो लोगों का ये जो मिथ है वो आप थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करें हमारे श्रोताओं। देखिए, पुराने ज़माने में हम लोग हैवी वर्क करते थे, बहुत ज़्यादा वर्क कैटेगरी, हैवी वर्क कैटेगरी में हम लोग आते थे। अभी लेकिन जो हम वर्क करते हैं वो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है हमारी। तो पहले की कैलोरी कंजम्पशन में या ऊर्जा की जो आवश्यकता शरीर को पहले की तुलना में अभी बहुत कम हो गई है। तो पहले बोलते थे मीठा खाइए, तो मीठा खाने से क्या तुरंत ऊर्जा मिलती थी। पहले व्यक्ति 8-8 घंटे लगातार धूप में काम करता था। तो अभी सिनेरियो टोटली चेंज हो गया है। तो मीठा खाने से ऊर्जा मिलती है या एनर्जी मिलती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमको नियमित रूप से कैलोरी लेना चाहिए। वो कैलोरी कैसे आती हैं, उनका हमको निर्धारण करना चाहिए।
तो मैं आपको बताऊंगा आगे कि कैलोरी कैसे लेना चाहिए और क्या उसका निर्धारण करना चाहिए। तो मीठा खाने से ऊर्जा नहीं मिलती है, मीठा खाने से दुष्प्रभाव ज़्यादा होते हैं, अच्छे प्रभाव नहीं होते हैं। हाँ, यदि आप किसी व्यक्ति को लो शुगर की बीमारी है तो वो मीठा खा सकता है, लेकिन डायबिटीज़ में तो नहीं। और सामान्यतः हम लोग को ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मीठा खाएंगे तो हमारा वजन बढ़ेगा, और वजन बढ़ने से हमारी सारी समस्याएं फिर शुरू हो जाएंगी। कई कई लोगों को मैंने देखा है कि जिनको डायबिटीज ऑलरेडी है, वो उस बीमारी को बहुत हल्के में लेते हैं। डायबिटीज है, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर भी वो मीठा खाते हैं, अपना ध्यान नहीं रखते, तो धीरे धीरे वो बॉडी को इफेक्ट करता है। ऐसा डॉक्टर्स बोलते हैं, और मैं डॉक्टर हूं तो मुझे भी ये पता है। लेकिन लोगों की अगर हम बात करें तो उनको वो धीरे धीरे जो बॉडी में नुकसान हो रहा है वो उनको समझ में नहीं आता। तो आप हमारे श्रोताओं को आज ये बताइए कि ये धीरे धीरे होने वाले नुकसान होते क्या हैं, और इनको पहचाना कैसे जा सकता है, और ये धीरे धीरे होने वाले नुकसान किस हद तक जा सकते हैं। देखिए, सामान्यतः क्या होता है, जैसे बुखार हुआ किसी को तो तुरंत वो बिस्तर पे आ जाता है, तो उसको तुरंत डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन डायबिटीज एक बहुत ही, कह सकते हैं, स्लो प्रोसेस है। अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई है तो आपको सारे लक्षण नहीं होते हैं। कोई बोलता है मुझे ज़्यादा प्यास लगती है बस, और कुछ नहीं होता, या ज़्यादा पेशाब जाता हूँ और कुछ नहीं होता, बस हाथ पैर में झुंझुनी होती है, जलन होती है। इनको हम इग्नोर करते रहते हैं, ये हमारे बाहरी लक्षण हैं। लेकिन हम देखते हैं कि समय के साथ अगर हम इलाज नहीं लेते हैं, शुगर कंट्रोल नहीं करते हैं, तो 5 वर्ष के अंदर आपकी आँख खराब हो सकती है, जिसको रेटिनोपैथी बोल सकते हैं। आपकी किडनी खराब हो सकती है, जिसको नेफ्रोपैथी बोलते हैं। आपको ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, बढ़े हुए शुगर के कारण कोलेस्ट्रॉल ही बढ़ता है, सभी को पता है। तो अंदर अंदर परेशानी बढ़ती जाती है, और सडनली हमको आखिरी में पता चलती है, तब हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज़ इसको इग्नोर ना करें। ऐसा मत सोचिए कि शुगर से कुछ नहीं होता। शुगर निरंतर एक घुन की तरह है जो आपके शरीर में लग चुकी है या लगी हुई है, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, और शुगर के साथ एक बहुत बेहतर जीवन आप जी सकते हैं, एक सामान्य व्यक्ति की तरह। अगर आप नियमित रूप से सभी नियमों का पालन करते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, व्यायाम करते हैं, तो आप में और एक सामान्य व्यक्ति में कोई भी अंतर नहीं रहेगा। आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी सेम रहेगी। लेकिन इस बात का बोलना कि शुगर बढ़ी हुई है, हमको कुछ नहीं होता, ये एक, कह सकते हैं कि सत्य नहीं है। क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल की कैटरेक्ट, जो कि मोतियाबिंद बोलते हैं, नॉर्मली 60 साल की उम्र में या 55 साल की उम्र में या 70 साल की उम्र में होता है। हमने देखा दादाजी को 70 साल में कैटरेक्ट हुआ, ऑपरेशन हुआ। लेकिन अभी हम देख रहे हैं डायबिटीज जिन लोग को है, जो इलाज नहीं लेते हैं, उनको 35 साल 40 साल की उम्र में कैटरेक्ट हो रहा है। तो असामान्य समय पर, समय से पहले कैटरेक्ट हो रहा है, जो कि हमको दिखाई दे रहा है। क्योंकि हमको दिखाई नहीं देता, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो शुगर हमको धीरे धीरे डैमेज कर रही है, तो इसको कंट्रोल करेंगे तो नॉर्मल जीवन शैली हम लोग जी सकते हैं। जी। सर, इन लोगों में से एक तबका वो भी रहता है जो ये बोलते हैं कि मैं तो मीठा खाता ही नहीं हूँ, बट फिर भी मुझे डायबिटीज हो गई है। तो ऐसे कौन से हिडन शुगर होते हैं जो डेली हैबिट्स में हम, जो लोगों को पता नहीं है कि ये शुगर का फॉर्म है, बट वो खा रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे मरीज हाँ, सिर्फ शुगर से दूरी करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अगर वो नमकीन भी खा रहे हैं तो उसमें भी शुगर है। बिल्कुल सर, आपने सही बोला। शुगर खाने से तो शुगर बढ़ती है, लेकिन मान लीजिए रोटी खाते हैं तो वो तो अप्रत्यक्ष रूप से शुगर नहीं है। लेकिन बॉडी के अंदर जब कोशिका में जाता है कोई पदार्थ, तो वो या तो शुगर में कन्वर्ट होता है, या वो कोलेस्ट्रॉल या फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है। तो अगर हम खाना खाएंगे तो पहले वो शुगर में कन्वर्ट होगा। प्रोटीन है तो वो भी शुगर फॉर्मेशन में काम में आएगा। कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं कॉम्प्लेक्स या सिंपल, तो बॉडी के अंदर जाके शुगर में कन्वर्ट होंगे। तो जरूरी नहीं कि हर शुगर मीठी हो। तो मीठे का मतलब शुगर नहीं है। यस, जो चीज़ मीठी है वो शुगर नहीं हो, शुगर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इससे बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि हम मीठा खाते हैं या हम मीठा नहीं खाते हैं। और दूसरी बात यह है कि शुगर होती है पॉलीजेनिक। अगर परिवार में शुगर है तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं शुगर के। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जेनेटिक फैक्टर होते हैं। अगर परिवार में माता पिता को शुगर है, आपके दादाजी को शुगर है, मामा जी को शुगर है, तो आपको शुगर हो सकती है, क्योंकि आपके वो जीन्स में है। हाँ, लेकिन
ये एश्योरिटी नहीं है, ये गारंटी नहीं है कि उन लोग को शुगर आपको हो जाएगी। हाँ, चांसेस है, अगर आप अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं तो नहीं होगी शायद आपको कभी भी। तो दूसरी एक बात करते हैं, दूसरी बात जो लोग बात करते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर की, तो तनाव, स्ट्रेस, रात को नहीं सोना एक शुगर का बहुत बड़ा कारण है। हम लोग रात को नहीं सोते हैं, लेट नाइट सोते हैं, 2 बजे सोते हैं, 3 बजे सोते हैं, रात को चाय पीते रहते हैं, तो शुगर इंटेक बढ़ता जाता है। या नहीं भी पीते हैं तब भी एक हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड, उसका लेवल बढ़ता है रात में। तो उससे क्या होता है, हमारा बॉडी में ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस फास्ट होता है। तो जब उसका लेवल बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में लीवर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शुगर का फॉर्मेशन करता है, जिसको ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। किडनी में भी होता है, लीवर में भी होता है। तो इसमें कॉर्टिसोल लेवल जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा शुगर बढ़ेगा। तो अनियमित दिनचर्या, शुगर के अलावा बाकी चीज़ों का ज़्यादा सेवन, ज़्यादा तेल का सेवन, कहें कि स्मोकिंग भी, तंबाकू भी, ये भी शुगर का बहुत महत्वपूर्ण कारण है। इससे भी इनडायरेक्टली इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और शुगर बढ़ती है। जैसा कि तो आपने बताया कि सिर्फ रात शुगर को खाने जागना। से ही नहीं। जी। जी, आपने अभी जैसे बताया कि रात को जागना भी शुगर का एक कारण हो सकता है। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि आजकल की जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, जिसमें मोबाइल एक बहुत बड़ा फैक्टर है, हमारी ज़िंदगी का, दिनचर्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो मोबाइल होना या फिर अ, जो काम है, आजकल जो काम है वो दिन तक सीमित नहीं है कि सुबह से शाम तक काम करो, रात में कोई काम नहीं होगा। आज वो सीमाएँ समाप्त हो गई हैं। तो इन सब बिल्कुल चीज़ों बिल्कुल। को, इतनी फास्ट लाइफ को एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी जो सबसे ज़्यादा शुगर से ग्रसित है, वो कैसे मैनेज करे? तो देखिए सर, जैसे कि बात करते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल समय सीमा समाप्त हो गई है, और इसमें हम दिन में तो हम काम करते ही हैं, और रात में हम लोग अपना मोबाइल यूज़ करते हैं। कुछ लोग काम के लिए यूज़ करते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पे टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं। तो अभी एक स्टडी में देखा गया है कि हम लोग 7 से 7.5 घंटे एक दिन में सोशल मीडिया पे हम लोग निकालते हैं। वो हो सकता है आपके काम का हो भी, या हो सकता है आपके काम का ना हो। तो अल्टीमेटली आप मोबाइल यूज़ करेंगे तो शायद जागेंगे रात में, दूसरी बात है बैठे भी रहेंगे, और जब जागेंगे तो हो सकता है, स्वाभाविक है कि आप कुछ खा, हो सकता है बीच बीच में कुछ खाना भी खा लें, कुछ और भी चीज़ें खा सकते हैं। तो आपका ईटिंग टाइम चेंज हो गया, आप बार बार खा रहे हैं, कैलोरी कंजम्पशन बढ़ गया, जाग रहे हैं रात में, तो आपका कॉर्टिसोल लेवल ही बढ़ेगा। तो इन सब चीज़ों का जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा, उससे क्या होगा, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा, आपका मोटापा बढ़ेगा, और अल्टीमेटली आपका शुगर बढ़ेगा। तो मेरा ये है कि मोबाइल आज के युग में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको समय के साथ आगे बढ़ना है। बगैर मोबाइल के सर्वाइव करना शायद आजकल मुश्किल नहीं है। लेकिन आपको ये निर्धारित करना पड़ेगा कि हमको मोबाइल कब यूज़ करना है, कब नहीं करना है, हमारे कितने काम का है या नहीं है। अगर जैसे आप देखेंगे, हमारे जो फेमस एलन मस्क साहब बोलते हैं कि वो मोबाइल बहुत कम यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया बहुत कम यूज़ करते हैं। तो उन लोगों से कुछ हमको शिक्षा लेना चाहिए। तो सोशल मीडिया से बिल्कुल दूरी बना कर रखें, या कम से कम यूज़ करें। तो हो सकता है आप एक बेहतर स्वस्थ जीवन जी सकें, और हो सकता है इन डायबिटीज़ नहीं, अन्य जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, उनसे भी हो सकता है आप दूर रह सकें। आपने कुछ देर पहले आँखों का ज़िक्र किया था कि डायबिटीज़ में आँखें खराब हो सकती है। आँखों के अलावा किडनी, लिवर, हार्ट, क्या इन अंगों पर भी डायबिटीज़ का असर आता है? बिल्कुल। जैसे हम देख सकते हैं कि हार्ट अटैक, एक व्यक्ति में जिसको डायबिटीज़ है या नहीं, उसमें 2 से 3 गुना अंतर होता है। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ नहीं है, तो अगर उसको हार्ट अटैक का चांस 100% है, तो डायबिटीज़ के मरीज में 300 से 400% का अंतर है। डायबिटीज़ को बोलते हैं हम लोग MI इक्विवेलेंट, या किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है तो हम ये मान सकते हैं कि उसको हार्ट अटैक ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि उसकी रिस्क उतनी हो चुकी है जितनी कि एक व्यक्ति को बिना हार्ट अटैक हुए, जिसको सामान्य व्यक्ति को हार्ट अटैक हुआ है और इसको नहीं हुआ, दोनों मरीज समान है। तो डायबिटीज़ में
हार्ट की रिस्क बढ़ती है। डायबिटीज़ में पेशेंट को फैटी लीवर बहुत ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि एक्सेस शुगर जो होती है लीवर में जाके जमा होती है, और एक्सेस शुगर से, जिसको बोलते हैं फैटी एसिड से, कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अल्टीमेटली लोग बोलते हैं सर हम तो तेल खाते नहीं, हमको फैटी लीवर कैसे हो गया? तो एक्सेस शुगर कंजम्पशन से भी पेशेंट को फैटी लीवर हो जाता है। तो फैटी लीवर हो सकता है, हार्ट डिसीज होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उससे क्या किडनी की परेशानी होती है। जब एक्सेस शुगर किडनी के अंदर जाती है तो किडनी की छलनी को डैमेज करती है, उससे प्रोटीन निकलने लगता है। तो शुगर हार्ट को भी डैमेज करती है, किडनी को भी डैमेज करती है, ब्लड प्रेशर ही बढ़ाती है, लीवर भी डैमेज करती है। ऐसा शरीर का कोई अंग नहीं है जिसको शुगर डैमेज नहीं करती है। स्किन को भी डैमेज करती है, इसको डायबिटिक डर्मोपैथी बोलते हैं। मेरा अगला सवाल ये है कि एक सामान्य व्यक्ति को अगर हमें बताना हो, तो कौन से ऐसे 3 लक्षण हैं या इंडिकेशंस हैं जो हमारा शरीर हमें देता है और जिनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, और जो ये बताता है कि हाँ, हमें डायबिटीज या फिर किडनी, हार्ट, लिवर से संबंधित कुछ डैमेज हो चुका है और हमें डॉक्टर की अटेंशन की जरूरत सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आपको आपकी उम्र के अनुरूप ज़्यादा फटीग होना है, ज़्यादा थकावट होना, असामान्य आपको थकावट बनी रहती है, या आपका मन नहीं लगता किसी भी काम में। दूसरा, आप अधिक जल का सेवन करते हैं जो कि पहले नहीं करते थे, या आपको अधिक मात्रा में या बार बार यूरिन जाना पड़ता है। तो ये आपके मुख्यतः 3 ऐसे लक्षण हैं जिनमें कि आपको शुगर हो सकती है। है। और अगर हम यही बात करें कि कोई ऐसी एक हैबिट अडॉप्ट करनी हो जो हमें डायबिटीज से थोड़ा दूर कर सकती है, या डायलिसिस, किडनी फेलियर या फैटी लीवर, इन सब से दूर कर सकती कोई एक हैबिट, सिंगल हैबिट, तो हमें वो क्या अपनानी चाहिए? इसमें जैसे अपने यहाँ इंडिया में चाय बहुत पीते हैं, हर टाइम चाय का टाइम होता है। अगर आप चाय छोड़ जी। दें तो हो सकता है आपको शुगर कभी ना हो। चाय चाय छोड़ दें तो शुगर एक और कभी ना हैबिट हो। हो, हो सकता है कभी ना हो, क्योंकि इतनी चाय जी। पीते हैं हम लोग। सुबह चाय, शाम को चाय, दोपहर को चाय, तो चाय ही चाय चलती रहती है। तो एक तो ये है। दूसरा, अगर आप पैदल चलना शुरू कर दें, ज़्यादा नहीं, अगर आप ऑफिस में आप जाते हैं, आपका मान लीजिए ऑफिस 7वें मंजिल पर है, तो अगर आप सीढ़ियाँ यूज़ करते हैं उतरने चढ़ने में, तो हो सकता है ये भी आपको काफ़ी मददगार साबित होगा कि आपको डायबिटीज़ ना हो। 30 मिनट अगर आप डेली वॉक कर लेते हैं आपके काम के अलावा, तो हो सकता है आपको शुगर ना हो, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है। काम ना करने से, पैदल ना चलने से, बैठे रहने से, यही शुरुआत है पहली। जैसे अगर हम ऑर्गन इंडिया की बात करें तो हम अंगदान के ऊपर काम करते हैं, लोगों को अंगदान के ऊपर जागरूकता देते हैं और ऐसे मरीजों की भी मदद करने की कोशिश करते हैं जिनका कोई ना कोई ऑर्गन फेल हो चुका है। तो अगर हम डायबिटीज के केस में देखें तो बहुत सारे किडनी फेलियर के केसेस जो होते हैं या लिवर फेलियर के केसेस होते हैं, वो डायबिटीज से ही ओरिजिनेटेड रहते हैं। तो जी, अगर क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हमने डायबिटीज को कंट्रोल कर लिया, तो जो ऑर्गन डोनेशन का एक बर्डन है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट का एक बर्डन है, हम उसे कम कर सकते हैं? जी बिल्कुल सर। हम आजकल देख रहे हैं कि मोस्ट कॉमनली जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है वो किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है आजकल। और किडनी फेलियर या क्रोनिक किडनी डिजीज का आजकल मोस्ट कॉमन कॉज या सबसे प्रमुख कारण डायबिटीज़ ही है। तो अगर हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं तो हम किडनी को बचा सकते हैं। और अगर हम किडनी को बचा लेंगे तो इनडायरेक्टली हम, या डायरेक्टली बोल सकते हैं, हम अपना ट्रांसप्लांट को बचा सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा ऑर्गन ट्रांसप्लांट कम कर सकते हैं अगर हम हेल्दी लाइफ स्टाइल एक्वायर कर लें और डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लें बस। और मैं जी। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा सर यहाँ पे, जी। कि जो डायबिटीज़ के मरीज हैं उनके अंदर एक पता नहीं कौन सा मिथ है, बोलते हैं दवाई खाने से किडनी खराब हो जाती है। तो मैं बोलना चाहूँगा दवाई खाने से नहीं, शुगर बढ़ने से किडनी खराब होती है, ना कि दवाई खाने से। बहुत सारी डायबिटीज़ की दवाइयाँ हैं जो कि किडनी फेलियर को करती नहीं, किडनी फेलियर से बचाती। और आपके हिसाब से पब्लिक को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए, या डायबिटीज के प्रिवेंशन के लिए
ऐसा कौन सा लाइफ स्टाइल हैक है, मतलब दो तो आपने पॉइंट्स बताए, अगर हम 5 पॉइंट्स की बात करें, एक तो पैदल चलना शुरू करें डेली लाइफ में, दूसरा आपने चाय कम करने के लिए कहा, कुछ और अगर हैबिट जो इजीली अपनाई जा सके, बहुत कठिन नहीं कि आपको जिम जाना है, योगा करना है, क्योंकि इन सब का आम आदमी के पास टाइम नहीं है और वो सिर्फ सोचता ही रह जाता है, एक्चुअली परफॉर्म नहीं कर पाता। तो कुछ ऐसे तो मैं सर को सिंपल से हैक्स। जी। जी, तो मैं सबसे पहले यही बोलूँगा सर कि अगर आप काम करने जाते हैं, तो अगर आपके घर से ऑफ़िस आपका 20 मिनट दूरी है, तो आप पहले पैदल चले जाएँ या 10 पैदल जाएँ और पैदल आएँ, इसमें आपका लगभग एक्सरसाइज़ हो जाएगा। दूसरा मैंने बोला आप चाय का सेवन बंद कर दें। जी। तीसरा हम लोग क्या करते हैं, स्विच करते हैं, एक मीठा छोड़कर दूसरा मीठा। डॉक्टर साहब गुड़ खाने से हम बोलते हैं शुगर नहीं होती, तो उसको बंद कर दें। चौथा नियम बना लें कि आलू से या पोटैटो से जो भी चीज़ बनेगी हम उसको नहीं खाएँगे। या हम बोले मैदे से जो भी चीज़ नहीं बनेगी हम उसको नहीं खाएंगे। तो अगर आप आलू, मैदा और शक्कर छोड़ दें या शक्कर कम कर दें वो पैदल चलें। और एक और, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसको अगर आप छोड़ सकें या छोड़ दें, मतलब छोड़ना ही चाहिए, मैं तो ये बोलूँगा। तो ये 5 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप इनसे दूर रहते हैं तो हो सकता है आपको लाइफ में कभी शुगर हो ही ना, भले ही आपके पेरेंट्स को शुगर हो। एक एक और मिथ है जो आजकल बहुत सुनने में आता है, रिवर्सल। तो ये रियल है या फिर सिर्फ एक सोशल मीडिया की फेक न्यूज बनी हुई है कि डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है या नहीं, जिसको ऑलरेडी डायबिटीज हो चुकी है? सर आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं इसका इंतजार कर रहा था। जी। बिल्कुल, डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है बिल्कुल। क्योंकि देखिए, हम लोग ज़्यादा खाना खाते हैं, बैठे रहते हैं, वजन बढ़ता है, फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, फिर डायबिटीज होती है। सिमिलरली अगर हम इसको रिवर्स करें, वजन कम करें, एक्सरसाइज करें, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस वापस से कम हो जाता है और आपकी शुगर अपने आप कम हो जाती है। तो अगर आप हेल्दी लाइफ स्टाइल एक्वायर करते हैं तो रिवर्सल कब संभव है? डायग्नोसिस के टाइम पर। ऐसा नहीं कि शुगर डायग्नोस हो गई आपको नेक्स्ट ईयर करेंगे, 1 साल बाद करेंगे, नहीं। शुरुआती अवस्था में अगर आपको डायबिटीज पता चली है तो आप उसको रिवर्स कर सकते हैं और उन्हीं नियमों का अगर आप पालन करते हैं तो हो सकता है आपको डायबिटीज कभी हो ही ना। तो डायबिटीज रिवर्सल संभव है आजकल। बहुत सी संस्थाएं काम कर रही हैं इस पे, हम भी इस पे काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी इस पे प्रोजेक्ट चल रहा है। डायबिटीज रिवर्सल, जिन लोग को डायबिटीज शुरू में हुई है, हम उनको हेल्दी लाइफ स्टाइल जीने की सलाह देते हैं, तो उनको फॉलो करते हैं तो देखते हैं कि उनका शुगर नहीं बढ़ता है, जो लोग फॉलो करते हैं। तो डायबिटीज रिवर्सल बिल्कुल पॉसिबल है। और मैं तो ये बोलूँगा कि जिसको भी डायबिटीज़ है, पर्टिकुलर टाइप 2 डायबिटीज़, और जिसका वजन ज़्यादा है, जिसको ओबेसिटी है, उसको तो आसान है। अगर आप वजन कम कर लें तो आपको डायबिटीज़ रिवर्सल हो सकती है इजीली। आप इसको रिवर्स कर सकते हैं शुरुआती अवस्था में। अगर टाइम जी। हो गया 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो फिर शायद रिवर्स नहीं हो पाएगा। जी। अभी आपने एक टाइप की बात करी, तो मैं थोड़े से हमारे श्रोताओं की जानकारी के लिए इस चीज पर भी डिस्कस करना चाहूंगा कि ये टाइप्स क्या होते हैं और किस हद तक एक दूसरे से अलग अलग होते हैं ये टाइप। सर डायबिटीज़ के 2 टाइप होते हैं मुख्यतः, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़। अनडायबिटीज़ भी होती है, इसको मूडी बोलते हैं या लाडा बोलते हैं। तो अनेक प्रकार की डायबिटीज़ है आजकल, लेकिन मुख्यतः टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ है। टाइप 1 डायबिटीज़ सामान्यतः 15 वर्ष से, या कह सकते हैं 30 वर्ष से, पहले बोलते हैं 30 वर्ष से कम की आयु के लोगों को होगा तो वो टाइप 1 होगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। टाइप 1 बड़ों को भी हो सकता है, टाइप 1 बच्चों को भी हो सकता है। जन सामान्यतः टाइप 1 बच्चों में होता है और टाइप 2 जिनकी 30 वर्ष से अधिक उम्र है उनको होता है। तो टाइप 1 डायबिटीज में शुरुआत से ही व्यक्ति को या पेशेंट को इंसुलिन की आवश्यकता होती है। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन के अलावा कोई और औषधि काम नहीं करती है, तो इसमें इंसुलिन आपको लेना ही पड़ेगा। जबकि टाइप 2 डायबिटीज को हम बोलते हैं इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट, मतलब अर्ली अवस्था में हम इंसुलिन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर हम नियमित रूप से दवाइयाँ लेते हैं तो अपन इसको कंट्रोल रख सकते हैं और हो सकता है आपको लाइफ में कभी आगे इंसुलिन की आवश्यकता ही ना पड़े। और टाइप 2 को आप रिवर्स कर सकते हैं, टाइप 1 को आप रिवर्स नहीं कर सकते। तो ये इसमें मुख्य अंतर है, क्योंकि टाइप 1 में क्या होता है, व्यक्ति का शरीर इंसुलिन बनाना ही बंद कर देता है, जबकि टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन बनाता है शरीर, पैंक्रियाज इंसुलिन बनाता है, लेकिन उसका जो रोग जो प्रतिरोधकता है वो बढ़ जाती है।
सेल्स के अंदर पेनिट्रेशन कम हो जाता है, रिसेप्टर्स कम हो जाते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ में, बट इसको रिवर्स कर सकते हैं हम, टाइप 1 डायबिटीज़ को नहीं। एज ए डॉक्टर और एज ए डायबिटीज स्पेशलिस्ट, एक ऐसा कौन सा कॉम्प्लिकेशन है जो आपका सबसे बड़ा डर है पेशेंट्स के लिए? सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन तो मुझे लगता है डायबिटीज़ में किडनी डिसीज़, क्योंकि किडनी डिसीज़ होने के बाद पेशेंट को सारी बीमारियां बढ़ती हैं। किडनी डिसीज़ होने के बाद पेशेंट को ब्लड प्रेशर ही बढ़ता है। किडनी डिसीज़ होने के बाद पेशेंट को बोन कमज़ोर हो जाती है, इसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, वो भी होता है। किडनी डिसीज़ होने के साथ साथ पेशेंट को 2 से 3 गुना हार्ट अटैक की चांसेस ही बढ़ जाते हैं। तो अगर हम किडनी डिसीज़ को प्रिवेंट कर सकें डायबिटीज़ में, तो हम बहुत सी चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर किडनी डिसीज़ प्रिवेंट कर पाए हम, तो हो सकता है हम डायबिटीज़ को भी कंट्रोल कर पाएँ। तो किडनी डिसीज़ बहुत कॉमन है, 40% पेशेंट में होती डायबिटीज़ के, टाइप 2 डायबिटीज़ में। टाइप 1 डायबिटीज़ में भी बहुत कॉमन है, हम लोग देखते हैं यंग अवस्था में पेशेंट डायबिटीज़ में 5 साल में डायबिटीज़, 5 साल डायबिटीज़ को डायलिसिस पहुँच गया, बहुत पेनफुल होता है। और पेशेंट को भी बहुत, हर दूसरे दिन डायलिसिस कराना, तीसरे दिन डायलिसिस कराना बहुत मुश्किल होता है। इसमें बहुत ज़्यादा हमारे गवर्नमेंट के रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, मैन पावर ही बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो हम इन सबको रोक सकते हैं अगर हम पेशेंट की किडनी डिसीज़ को रोक सकें तो मेरे हिसाब से किडनी डिसीज़ सबसे डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ का। क्या कोई एक सिंपल 1 मिनट टेस्ट है या सेल्फ चेक इंडिकेशन है जो आम आदमी घर पर बैठकर कर सकता है और अपने डायबिटीज रिस्क को मेजर कर सकता है? 1 मिनट टेस्ट की बात करें तो रिस्क के बहुत सारे पैरामीटर हैं सर डायबिटीज़ में। जैसे बात करें किडनी डिसीज पे, एक आती है प्रोटीन लिपिस्टिक, तो बस उसको उसमें भिगाना है आपको, उसमें आपको पता चल जाता है प्रोटीन आपका यूरिन में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये इंडिकेटर होता है कि आपको किडनी खराब हो रहा है। तो ये तो 1 सेकंड टेस्ट हो गया आपका, या वो तुरंत हो जाएगा ये तो इमीडिएटली। तो इससे हम बचा सकते हैं पेशेंट को कि आप कहाँ पहुँच चुके हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। दूसरा बात करें कि पेशेंट से बोलेंगे आप तेज चल के बताइए, आप चल के बताइए। नॉर्मल व्यक्ति को सामान्य चलने में सांस नहीं फूलती। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है और उसकी चलने में सांस फूल रही है, तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट का हार्ट इन्वॉल्व हो चुका है। तो अगर आप तेज चल कर देखते हैं, सांस फूलती है, तो ये आपके हार्ट के लिए टेस्ट होगा कि आपका हार्ट डैमेज हो रहा है। डिपिस्टिक से आप पता कर सकते हैं कि आपका किडनी से प्रोटीन निकल रहा है, किडनी आपका डैमेज हो रहा है। बाकी लेबोरेटरी टेस्ट तो बहुत सारे हैं, बट सांस फूलना या पेशाब किया, चलो डिपिस्टिक भी नहीं है, यूरिन पास करते हैं, अगर झाग बन रहा है तो आपका प्रोटीन निकल रहा है, किडनी सब किडनी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है आपका, तो एक संकेत है आपके लिए कि पेशाब में झाग बनना। तो ये 1 पॉइंट टेस्ट है। जी। हमारे व्यूअर हैं कुछ जो हमारे शो को अभी से लाइव देख रहे हैं, और उनमें से ही एक व्यूअर ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा है कि बच्चों में ऐसा कौन सा खाना दिया जाए, क्योंकि हम बच्चों की भी बात कर रहे थे कि बचपन में भी बहुत जल्दी जल्दी डायबिटीज आजकल निकल के आने लगी है। तो बच्चों को कौन सा खाना दें, क्योंकि हर जगह जंक फूड, और आजकल तो घर का कुछ खाना बचा नहीं है। आटा भी आता है तो वो बाहर से ही आता है, और हमें नहीं पता कि उसमें कितना परसेंट आटा है, कितना परसेंट मैदा है, या कुछ दूसरा अनाज है कि नहीं। तो ये आई थिंक बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है। देखिए मैम, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि बच्चों को क्या खाना चाहिए, ये आपका बहुत उम्दा सवाल है। बट मैं बोलना चाहूँगा कि आप सब लोगों को एक साथ बैठ के खाना चाहिए, क्योंकि जो पेरेंट्स खाएंगे वही बच्चे खाएंगे। तो कोशिश आप ये करें कि घर के अंदर जंक फूड का प्रवेश ही ना हो, प्रवेश वर्जित कर दें। जैसे छोटा सा एग्जांपल दूंगा, बिस्किट। बिस्किट में कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, मैदा होता है, डालडा होता है। ब्रेड्स के अंदर कैलोरी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो होममेड फूड आप यूज़ कर सकते हैं बच्चों को खिलाने के लिए। आप देख, उनमें टेस्ट आप डेवलप तब करेंगे जब उनके सामने आप खुद उन चीज़ों को कंज्यूम करेंगे। अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक लेंगे तो बच्चा डेफिनेटली सॉफ्ट ड्रिंक का डिमांड करेगा। तो
जो वो देखेगा वही वो सीखेगा। तो पहला हैबिट अपन ये डालें कि हम घर में वो चीज़ यूज़ ना करें। बच्चों को समोसे ना दिए जाएं, कचौरी से दूर रखा जाए, पिज़्ज़ा बर्गर जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है। बर्गर में आप बोल सकते हैं 1800 तक कैलोरी होती है, पिज़्ज़ा में 3500 तक कैलोरी होती है पिज़्ज़ा के अंदर, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ पिज़्ज़ा, कितना बड़ा पिज़्ज़ा है। जबकि एक व्यक्ति को कितना एनर्जी चाहिए एक दिन में, 30 इंटू बॉडी वेट, जितना उसका 30 किलो कैलोरी इंटू बॉडी वेट, अगर हम मॉडरेट एक्टिविटी करते हैं तो बच्चों को, सब जानते हैं जंक फूड नहीं देना चाहिए। पिज़्ज़ा है, बर्गर है, आलू से बने प्रोडक्ट हैं, आप ये ना दें। अधिक से अधिक फ्रूट्स का, सीजनल फ्रूट्स का आप सेवन करें। अभी गुआवा का टाइम चल रहा है, गुआवा ने बच्चों को, सीताफल भी खिला सकते हैं, फ्रूट्स खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो फल हैं, घर का खाना है। अगर आप ब्रेकफास्ट बनाते हैं तो कोशिश करें कि आप बच्चों को पोहा दे सकते हैं, आप उपमा दे सकते हैं, आप ढोकले दे सकते हैं, दलिया भी आप चाहें तो बच्चों को दे सकते हैं। तो जैसा आप उनको हैबिट डालें, उत्पम दे सकते हैं, साउथ इंडियन फूड आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि जो भी आप बच्चों को खाने में देते हैं उसमें आलू और मैदा की मात्रा कम हो। मैगी से बचें, घर में मैगी का प्रवेश वर्जित कर दें, क्योंकि मैगी के अंदर सिंपल कार्ब्स होते हैं पर टोटल मैदा होता है। इससे सडनली ग्लूकोज बढ़ता है, और जो बच्चे बार बार मैगी खाते हैं उनका वजन बहुत तेजी से बढ़ता है, और वजन बढ़ने के साथ साथ उनमें डायबिटीज होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बार्स की बात करें, चॉकलेट्स में बोलते हैं यस कैलोरी नहीं होती है, कम कैलोरी होती है, लेकिन हम देखते हैं कि हम लोग स्टोर कर लेते हैं घर के अंदर बहुत सारी चॉकलेट। तो दिन भर चॉकलेट खाते रहते हैं बच्चे, फिर चॉकलेट खा लिया, तो उसमें भी अल्टीमेटली उनका कैलोरी कंजम्पशन ज़्यादा हो जाता है। और आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब जो भी बच्चों को खाने को दे रहे हैं उसका आप चेक कर सकते हैं। आप चेक करें ग्लाइसीमिक इंडेक्स। किसी भी पदार्थ का ग्लाइसीमिक इंडेक्स 55 से कम है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर उसका 55 से ज़्यादा है तो उसके सेवन से आप बचें, क्योंकि उससे आपको शुगर बढ़ेगी। तो इजीली आप, इंटरनेट का ज़माना है, आप टाइप कर सकते हैं कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड या मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, आपको लिस्ट आ जाएगी। आप उन्हीं के प्रोडक्ट बना के बच्चों को दें। और एक बात और है कि जूस, बच्चे जो घर में जो कैंड जूस आते हैं उनका यूज़ ना करें। जैसे बोलते हैं मैंगो जूस, तो मैंगो जूस ना दें, मैंगो खाने को दें बच्चों को। क्योंकि जब हम जूस बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, उसमें से फाइबर माइनस हो जाता है, और उसमें अल्टीमेटली उसमें कैलोरी बढ़ जाता है। तो जूस पीने से भी वेट बढ़ता है, उसमें कैलोरी ज़्यादा होती है, इजीली डाइजेस्टेबल होता है। तो फाइबर का यूज़ ज़्यादा करें, रॉ फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस्ड फ्रूट से बचें। और कोशिश करें कि सीजनल फ्रूट्स चीज़ें, जैसे अभी सिंघाड़ा बहुत अच्छा फ्रूट है, सिंघाड़ा खिला सकते हैं आप बच्चों को, आप गुआवा खिला सकते हैं, सीताफल दे सकते हैं। अभी सीजनल फ्रूट्स हैं, बहुत हेल्दी हैं, एंड इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। आप भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, आप भी हेल्दी रहें, बच्चे भी हेल्दी रहें। बस यही एडवाइस है मेरी आपको। और आजकल एक वेइंग मशीन आती है, स्मॉल किचन के लिए आती है, जिसमें आप वेट करके भी खाना खा सकते हैं, कि जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं उसका वेट कर लें। वेट इंटू 4 कर दें तो उतनी उसमें कैलोरी होती है, अगर ऑयल नहीं है उसमें। तो अगर ऑयल है तो वेट इंटू 9 कर दें, उतनी कैलोरी होती है। और आपको चाहिए टोटल कैलोरी कितनी, योर बॉडी वेट इंटू 30। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं तो बॉडी वेट इंटू 45। अगर आप बिल्कुल काम नहीं करते तो बॉडी वेट इंटू 25। अगर आप ग्रोइंग एज के बच्चे हैं तो बॉडी वेट इंटू 35 कर दीजिए आप। अगर उससे ज़्यादा आप इजीली आप कैलोरी काउंट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैलोरी काउंट करिए, आप भी हेल्दी रहिए, बच्चों को भी हेल्दी बनाइए, और उनको भी कोशिश करें बच्चों को क्या खाना है। उसके साथ मैं ये बोलूँगा कि बच्चों को एक स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करें, चाहे वो फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, या बैडमिंटन हो, या रनिंग हो। तो स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा स्पोर्ट्स में जाएगा तो बहुत सारी बैड हैबिट से दूर चला जाएगा, और साथ ही वो हेल्दी, जो कोचिंग होती है, उनके कोचेज होते हैं, वो हेल्दी फूड्स के बारे में बताते हैं। तो डेफिनेटली एक गेम प्लस गुड हैबिट्स ऑफ पेरेंट्स एंड गुड हैबिट्स अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म टू द चाइल्ड। सो एंड गुड जी। इन्वॉल्वमेंट इन द फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और क्वेश्चन हमारे एक व्यूअर ने पूछा है कि हाउ डज वन मैनेज इंसुलिन रेसिस्टेंस? हाँ, हाँ जसविंदर जी, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। आप इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में बोल सकते हैं कि जितना आप वजन कम करेंगे आपका उतना इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और अल्टीमेटली हम बोलते हैं एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस या पेट, जितना आप पेट कम करेंगे उतना आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगा।
तो एक ही तरीका है। दवाई से तो हो सकता है, कुछ दवाइयों से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, लेकिन मैं आपको दवाई के बारे में नहीं बोलूंगा, वो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें आप। लेकिन एक्टिविटी और एक्सरसाइज से आप बिल्कुल डेफिनेटली इंसुलिन रेजिस्टेंस कम कर सकते हैं। और एक एक्टिविटी ऐसी बताऊंगा जिससे बिना कुछ करे इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है। सही टाइम पे सो जाएगा, जी 8 आवर स्लीप ले, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा आपका जी। विदाउट एनी ये एक्टिविटी। ये एक्टिविटी तो मैं भी अपनाऊंगा। बिल्कुल सर। बहुत बहुत अच्छी बातें आज आपने बताई सर हमें, और मुझे भी बहुत सारी बातें पता चली जो मैं भी अपनी लाइफ स्टाइल में अपनाने की कोशिश करूंगा। अब मुझे नहीं पता मैं कितने हद तक सक्सेस हो पाऊंगा सक्सेसफुल या नहीं, बट डेफिनेटली आई विल ट्राई। और मैं हमारे सभी दर्शकों से भी, और जो हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कुछ ना कुछ अपनी लाइफ स्टाइल में हर दिन हर महीने कुछ अच्छा चेंज लेके आए, ताकि ऐसी बीमारी जिसे हम लाइफ स्टाइल डिसीजेस बोलते हैं या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस बोलते हैं, उनसे हम थोड़ा सा अपनी दूरी बना के रखें, ताकि उनसे होने वाले दुष्प्रभावों और आगे बढ़ती हुई जो वर्स कंडीशन है उनको हम अवॉइड कर सकें। और डायबिटीज उन सब में सबसे नंबर वन पर आती है, जो कि आज बहुत आसानी से किसी को किसी के शरीर को कैप्चर कर सकती है, और उसके जो एसोसिएटेड साइड इफेक्ट्स हैं वो सभी को परेशान कर सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं ट्रांसप्लांट की हद तक पहुंच सकते हैं। और मैं आपको बताऊं तो अंग दान पर बहुत कम जागरूकता है, तो इतने जल्दी अंग हमें मिलते नहीं है। और अगर हमें मिल भी जाए तो वो तभी मिल सकते हैं जब कोई उन्हें दे, और वो देगा तभी जब उसके खुद के ऑर्गन्स हेल्दी होंगे। तो हमें कहीं ना कहीं अपने ऑर्गन्स हेल्दी रखने ही है, ताकि हम किसी ना किसी की मदद कर सके, किसी ना किसी के काम आ सके। तो थैंक यू सो मच सर, डॉक्टर रघुवंशी। आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी बताई, और मैं आप सभी श्रोताओं से एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अंगदान के ऊपर आप जाने, जागरूक बने, और अगर आपके मन में कोई शंका है तो आप इसके बारे में जरूर ऑनलाइन सर्च करें या फिर हमें कॉल करें। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 1800 120 124 8। बट अपनी शंका को अपने मन तक ना रखें, उसे उसका समाधान जरूर ढूंढें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की आगे जाकर जान बचा पाए। ठीक है, साथ में आज का ये जो हमारा फेसबुक लाइव है उसको समाप्त करना चाहूंगा। एंड वंस थैंक यू अगेन डॉक्टर। थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक मच। यू डॉक्टर सौरभ, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।